उजाला.com में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रियंका। खराब लाइफस्टाइल, बिजी शेड्यूल, सही वक्त पर फैमिली प्लानिंग ना करने की वजह से आज हमारे देश में लगभग 20% से भी ज्यादा कपल्स निसंतान हैं। और किसी भी शादीशुदा जिंदगी में अगर बच्चा ना हो, औलाद ना हो, तो वो जिंदगी बेजान लगती है, उसमें रंग नहीं लगते हैं। लेकिन ऐसे ही बेजान जो कपल्स होते हैं जिनकी जिंदगी में रंग नहीं होते हैं, उनकी जिंदगी में रोशनी की किरण बनकर फूटा है IVF यानी टेस्ट ट्यूब बेबी टेक्निक। लेकिन क्या है ये टेक्निक, इसका पूरा एंटायर प्रोसेस क्या है, इसका कॉस्ट क्या है, इन सभी की जानकारी जानने के लिए हम आज मौजूद है गोरखपुर के इंदिरा IVF सेंटर में। और हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर नेहा सिंह जो कि सीनियर कंसल्टेंट है IVF सेंटर में, और हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शिखा जो कि IVF इसमें एज अ सीनियर कंसल्टेंट है। डॉक्टर नेहा, मेरा आपसे पहला ये सवाल है कि हमारे देश में ना जो ये इनफर्टिलिटी का जो दर है वो पिछले 10 सालों में 10% से बढ़ के 15 से 20% हो गया है। तो ऐसे में बांझपन की जो समस्या है वो आती कहाँ से है, कैसे होती है? देखिए, ये आपने बिल्कुल सही कहा है कि हाँ, इनफर्टिलिटी की दिक्कत जो है हमारे समाज में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इसके बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहला फैक्टर जो है ये हमारी लाइफस्टाइल इस तरह की है कि हम इतना स्ट्रेसफुल जीवन जी रहे हैं, पोल्यूटेड हवा है, पोल्यूटेड खाना खा रहे हैं, एक्सेसिव मोबाइल एंड लैपटॉप से जो हार्मफुल रेडिएशंस आते हैं वो भी हमारे जीवन शैली को और इनफर्टिलिटी को प्रभावित करते हैं। ये तो कॉमन फैक्टर्स हैं। इसके अलावा जो पुरुष और महिलाओं में इनफर्टिलिटी के अलग अलग कॉजेज होते हैं। अगर मैं महिला की बात करूं तो सबसे पहले तो महिलाएं आजकल करियर ओरिएंटेड हो गई हैं, तो वो लेट मैरिज करती हैं। अगर मैरिज के बाद फिर या तो प्रेगनेंसी लेट प्लान करती है, जिसकी वजह से नुकसान क्या होता है कि उनके अंडे जो है वो कम होते रहते हैं उम्र के साथ साथ, जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी की दिक्कत तेजी से बढ़ रही है। उसके अलावा महिलाओं में हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है, ओवरी में कोई दिक्कत हो सकती है, एंडोमेट्रियोसिस की, टीबी की, जिसकी वजह से अंडे फूटने में दिक्कत आ सकती है, ट्यूब की दिक्कत हो सकती है, बच्चेदानी में कोई दिक्कत हो सकती है। पुरुषों की बात करें तो पुरुषों में भी शुक्राणु नील हो सकते हैं या कमी हो सकती है, जिसके अपने कारण होते हैं। बचपन में कभी चोट लगा हो, कोई एक्सपोजर हुआ हो, इन्फेक्शन हुआ हो, जेनेटिक एब्नॉर्मलिटीज हैं। तो आप देखिए, इतने कारण हैं। तो हम यही सबसे पहले हर पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि क्योंकि इतने कारण हैं, इसलिए सबसे पहले किसी भी कपल को एक अच्छे इनफर्टिलिटी सेंटर पे जाकर इन कारणों का पता लगाना चाहिए, और एक बार कारण का पता चल गया तो इलाज संभव है। डॉक्टर शिखा, मेरा अगला सवाल आपसे है कि जैसे मैम ने अभी पूरा हमें ये बताया कि किस तरीके से इनफर्टिलिटी का जो रेट है वो बढ़ रहा है। ऐसे में IVF जो टेक्निक है, ये टेस्ट ट्यूब बेबी टेक्निक है, ये किस तरीके से मदद करती है निसंतान कपल्स की, और ये टेक्निक होती क्या है? देखिए, जो ये IVF है हमारा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी कि टेस्ट ट्यूब बेबी टेक्निक एक्चुअली एक असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि जो नॉर्मल प्रोसेस है रिप्रोडक्शन का, गर्भाधारण का महिला के शरीर में, उसको ये असिस्ट करती है। अब नॉर्मल प्रोसीजर हमारा क्या है? हर महीने हर महिला के अंडाशय में से एक अंडा निकलता है और ट्यूब में आता है। जब पुरुष और स्त्री का आपस में इंटरकोर्स होता है तो छोटे छोटे स्पर्म्स यूट्रस के थ्रू ट्यूब में आते हैं। इनमें से एक स्पर्म अंडे को फर्टिलाइज करता है, एक एम्ब्रियो बनता है। ये एम्ब्रियो 3-4 दिन में ट्रैवल करके बच्चे नानी यानी कि यूट्रस में आता है, वहीं इम्प्लांट हो जाता है, 9 महीने तक यहीं रहता है और फिर फाइनली डिलीवरी होती है। ये हो गया हमारा नॉर्मल प्रोसेस। अब किसी भी कारण से अगर ये हमारा नॉर्मल प्रोसेस नहीं हो पा रहा है तो इसको असिस्ट करना ही IVF की हमारी टेक्निक है। अब IVF के तहत हम करते क्या हैं? IVF में हम लोग जो महिला है उनको कुछ इंजेक्शंस लगाते हैं उनके अंडे ग्रो करने के लिए। जब हमारे हिसाब से उनके अंडे मैच्योर हो जाते हैं तो फिर हम उनके अंडे एक नीडल के द्वारा हम लोग ये अंडे निकाल लेते हैं। जो पुरुष हैं उनके स्पर्म्स लेते हैं और लैब में ऑप्टिमम एनवायरनमेंट में ये अंडे और स्पर्म को मिला के फर्टिलाइज करके एम्ब्रियो बनाते हैं। इस एम्ब्रियो को 5-6 दिन हम लैब में ही ग्रो करते हैं और फिर महिला में ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये है हमारी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी टेस्ट ट्यूब बेबी की टेक्निक। ये तकनीक अभी की नहीं है, बहुत पुरानी है। 40 साल पहले ये स्टार्ट हुई थी जब हमारी पहली IVF बेबी लुइस ब्राउन इस दुनिया में आई। तब से लेकर आज तक 6 मिलियन से भी ज्यादा IVF बेबीज इस दुनिया में आ चुके हैं। तो इस टेक्निक का मैं तो यही कहूंगी कि निसंतान जो दंपति हैं हमारे,
उनके लिए जो आईवीएफ की टेक्निक है ये एक आशा की किरण बन के आई है और उनके लिए एक वरदान की तरह है। बिल्कुल सही कहा आपने जिस तरह से पूरा बताया। लेकिन डॉक्टर नेहा, मैं आपसे जानना चाहूँगी, इफ़ इन केस किसी कपल ने पहले आप आईवीएफ जो अपना ट्रीटमेंट है वो ले लिया, लेकिन किसी कारणवश उनका जो आईवीएफ वो है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया ट्रीटमेंट, ऐसे में आप उन्हें आगे नेक्स्ट फॉरवर्ड क्या टेक्नोलॉजी सजेस्ट करेंगे? हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे पास भी ऐसे बहुत सारे कपल्स आते हैं जो बाहर कहीं आईवीएफ कराए होते हैं और फिर हमारे सेंटर पे आते हैं। तो सबसे पहले तो उन पेशेंट की काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है कि वो उम्मीद ना हारे और हताश ना हो। फिर सबसे पहले देखना है कि उनकी जो प्रीवियस साइकिल हुई है उसको स्टडी करना बहुत ज़रूरी है कि वो साइकिल में कौन से प्रोटोकॉल्स यूज़ हुए, किन किन एडवांस टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ हुआ है, क्योंकि आईवीएफ का जो सक्सेस है वो कई हद तक इन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है। फिर आजकल इतना एडवांसमेंट आईवीएफ में हो चुका है कि हम अच्छे से अच्छा भ्रूण सेलेक्ट करके अपने आईवीएफ के सक्सेस रेट को बढ़ा सकते हैं। जैसे कि अगर मैं कुछ टेक्नोलॉजीज की बात करूं कि एक ब्लास्टोसिस्ट कल्चर होता है जिसमें हम क्या करते हैं, तीसरे दिन की बजाय छठवें दिन का भ्रूण ट्रांसफर करते हैं और ऐसे में 30 से 40% सक्सेस रेट बढ़ा सकते हैं। उसके अलावा एक लेजर असिस्टेड हैचिंग होती है जिसमें हम ठीक ट्रांसफर से पहले भ्रूण के चारों तरफ के खोल को लेजर द्वारा छील देते हैं और जब ऐसे भ्रूण ट्रांसफर करते हैं तो चिपकने का चांस होता है, तो हम सक्सेस रेट को बढ़ा सकते हैं। उसके अलावा फ्रीजिंग एक ART प्रोसीजर में एक टेक्नोलॉजी है जिससे सक्सेस रेट बढ़ा है। अगर PGS प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग एक टेक्नोलॉजी है जिसमें हम भ्रूण के जेनेटिक को टेस्ट कर सकते हैं कि भ्रूण का DNA कैसा है। वैसे यूप्लॉइड भ्रूण को अगर हम ट्रांसफर करेंगे तो चांसेस हमारा बढ़ जाता है। उसके अलावा अगर हमें ये पता चलता है कि उनके प्रीवियस साइकिल में उनके अंडे या शुक्राणु में कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है या क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो फिर वो डोनर अंडे या शुक्राणु की मदद से भी अपने आईवीएफ के रेट को बढ़ा सकते हैं। मैं आपसे डॉक्टर नेहा, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जैसे बहुत लोगों को ना भ्रम होता है कि आईवीएफ में जो बच्चा वो पैदा होता है वो नॉर्मल डिलीवरी के जो बच्चे होते हैं उनके कंपैरिजन में ना ज़्यादा स्वास्थ्य नहीं होते हैं, बीमार होते हैं, कमज़ोर होते हैं। तो ये जो मिथ है ये कितना सही है? ये नहीं, ये एक बहुत ही बड़ी भ्रम है जो लोगों के आईवीएफ से रिलेटेड मन में है कि आईवीएफ से जो जन्मे बच्चे होते हैं वो एबनॉर्मल होते हैं, और ये शायद एक बहुत बड़ी वजह भी है कि लोग आईवीएफ कराने से हिचकते हैं। तो लेकिन ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि आईवीएफ जो टेक्नोलॉजी है वो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी है, ना कि आर्टिफिशियल। वो बस एक प्रक्रिया जो किसी वजह से महिला के शरीर में नहीं हो पा रही है, बस वही प्रक्रिया हम लैब में बाहर कर रहे हैं। एक बार हमने भ्रूण बना लिया तो भ्रूण ट्रांसफर होने के बाद सारी जो प्रेगनेंसी होती है एकदम नेचुरल प्रेगनेंसी की तरह ही होती है। तो आईवीएफ से जन्मे जो बच्चे होते हैं वो हमारी और आपकी तरह ही शारीरिक और मानसिक तरीके से स्वस्थ होते हैं। आज दुनिया में 50 लाख से भी जो आईवीएफ बच्चे हैं वो एक सामान्य जीवन जी रहे हैं, और आईवीएफ से जन्मे बच्चे हमारी आपकी तरह ही स्वाभाविक तरीके से माँ बाप भी बन सकते हैं। तो ये बहुत सही आपने बताया। डॉक्टर शिखा, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि हमने ये तो समझ लिया कि ये मिथ होते हैं, दोनों जो कपल भी हैप्पी होते हैं और बच्चा भी, दोनों जच्चा बच्चा एकदम स्वास्थ्य पैदा होता है। लेकिन एक मिथ ये भी है कि ये जो पूरा एंटायर प्रोसेस है ये जो नॉर्मल जो मिडिल क्लास फैमिली होती है उनकी जेब पे बहुत ज़्यादा असर डालता है। तो ये उनके बजट में आता है या फिर उनकी जेब पे काफ़ी ज़्यादा असर डालता है ये पूरा आईवीएफ का कॉस्ट? जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। एक्चुअली पहले जो ये हमारी आईवीएफ की टेक्निक थी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव थी, बहुत महंगी थी, बहुत रिच लोग ही इसका इस्तेमाल, इसका लाभ उठा पाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी एडवांस हुई है, जो आईवीएफ के इंजेक्शंस हैं उनकी कॉस्ट भी धीरे धीरे कम हुई है। आईवीएफ जो पहले 3, 4, 5 लाख रुपए में ऑलमोस्ट होता था, अब धीरे धीरे इसकी कॉस्ट रिड्यूस होकर 1.25 से 1.5 लाख के अराउंड हो गई है। और मैं तो ये कहूंगी कि आम आदमी की जेब के बिल्कुल अंदर है, और लोग इसका, आम आदमी भी, हमारा मिडिल क्लास आदमी भी इसका जरूर फायदा ले सकता है। मतलब एक कॉस्ट पूरी प्रॉपर नॉर्मल लोगों के बजट में भी है। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर नेहा, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि एक टर्म है एग फ्रीजिंग, ये टर्म क्या होती है और किस तरीके से ये पूरी आईवीएफ में इसका रोल क्या होता है? देखिए, एग फ्रीजिंग भी एक एडवांसमेंट है ART प्रोसीजर का, जिसमें कोई महिला के शरीर से हम अंडे निकालते हैं और उसको बाहर बिना फर्टिलाइज किए एक मिनिमम टेम्परेचर पे फ्रीज करके रखते हैं। इससे वो एग जो है उसी अवस्था में बना रहता है। इससे क्या होता है, महिलाएं फिर अब आगे उस एग को यूज करके प्रेगनेंसी ले सकती हैं। अब ये एग फ्रीजिंग की जरूरत ही हमें क्यों पड़ी?
तो इसके लिए हमें ये समझना बहुत जरूरी होगा कि महिला और पुरुष में एक बेसिक डिफरेंस ये होता है कि जहां पुरुष आजीवन उसमें शुक्राणु बनते रहते हैं, वो पिता बन सकता है, महिला के जो अंडे होते हैं वो उम्र के साथ साथ क्वालिटी और क्वांटिटी वाइज डिक्रीज होते रहते हैं। और ऐसा देखा गया है कि 35 साल के बाद ये अंडे जो है बहुत तेजी से गिरते हैं। अब ऐसी महिलाएं जो करियर ओरिएंटेड हैं, उनकी आधे से ज्यादा जिंदगी पढ़ाई और करियर बनाने में लग जाती है, तो उनको अगर वो प्रेगनेंसी लेना चाहे तो वो अपने एग फ्रीजिंग के माध्यम से आगे चल के जब वो सेटल हो जाए तब वो प्रेगनेंसी ले सकते हैं। उसके अलावा एग फ्रीजिंग कैंसर के जो महिलाएं जिनका कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा है उनके लिए भी एक वरदान की तरह है, क्योंकि कैंसर में जो कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी यूज होता है उससे एग डैमेज हो जाता है, तो निसंतानता की दिक्कत आती है और जेनेटिक म्यूटेशंस बढ़ जाते हैं, जिससे मानसिक या शारीरिक तरीके से कमजोर बच्चे होने की संभावना बढ़ जाती है। तो ऐसी महिलाएं भी कैंसर ट्रीटमेंट से पहले अपने एग फ्रीजिंग करा के एग को अपना सिक्योर कर सकती हैं और बाद में जब ट्रीटमेंट हो जाए तो वो उन एग की मदद से प्रेगनेंसी ले सकती है। तो एग फ्रीजिंग का सबसे बड़ा एडवांटेज ही ये है, क्योंकि जो अंडे होते हैं वो हम कम उम्र पे ही निकाल लेते हैं, तो एग रिलेटेड चेंजेस जो है वो उन अंडों में नहीं होते, तो फिर म्यूटेशन के चांसेस कम होते हैं, एबॉर्शन का रिस्क कम होता है और स्वस्थ या हेल्दी बच्चा होने का चांस ज्यादा हो जाता है। डॉक्टर शिखा, डॉक्टर नेहा ने तो प्रॉपर जो फीमेल का ये जो पूरा प्रोसेस हमें बता दिया था। आजकल इस तरीके का जो पूरा लाइफस्टाइल जो हो गया है, ऐसे में पुरुषों के अंदर भी नील शुक्राणु की शिकायतें आ रही है, तो आप पुरुषों को क्या ट्रीटमेंट उन्हें आप सजेस्ट करना चाहेंगे? जी बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे जैसे हम लोग का लाइफस्टाइल चेंज हुआ है, इतना स्ट्रेस, पोल्यूशन, स्मोकिंग, अल्कोहल, ये सब चीजें जो आ गई हैं, उसकी वजह से हम लोग भी देख रहे हैं कि पुरुषों में जो स्पर्म्स की मात्रा है वो गिरती जा रही है। पुरुषों में नॉर्मल प्रेगनेंसी के लिए कम से कम मिनिमम 20 मिलियन स्पर्म्स होना चाहिए। अगर ये इससे कम है तो हम इस कंडीशन को ओलिगोस्पर्मिया कहते हैं। ऐसी कंडीशन में अगर ये मात्रा 5 से 15 मिलियन के बीच में है तो ये लोग IUI की टेक्निक का सहारा ले सकते हैं। लेकिन अगर ये शुक्राणु 5 मिलियन से भी कम है, कुछ लाख है, कुछ हजार है या कुछ 100 ही है, तो ऐसी कंडीशन में ये लोग हमारी IVF की टेक्निक का फायदा उठा सकते हैं। IVF में हमारी एक बहुत स्पेशल टेक्निक होती है ICSI की, उसमें अगर हमें टोटल 10-15 भी शुक्राणु मिल जाते हैं तो डायरेक्टली हम महिला के अंडे में हम उनको इंजेक्ट कर सकते हैं और एम्ब्रियो बना सकते हैं। तो कुछ लाख, हजार, 100 ऐसा शुक्राणु नहीं चाहिए, 10-15 भी है तो हमारा IVF के द्वारा काम चल जाएगा। तो ऐसे कपल्स भी संतान प्राप्त कर सकते हैं। अब दूसरा हमारा एक ग्रुप होता है एज़ोस्पर्मिया का। एज़ोस्पर्मिया मतलब कि निल स्पर्म, मतलब कि बिल्कुल भी पुरुष के वीर्य में स्पर्म्स नहीं है। अब इसमें 2 कंडीशन हो सकती है, ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया या फिर नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव। ऑब्स्ट्रक्टिव का मतलब ये है कि टेस्टिस में तो बन रहा है लेकिन बाहर नहीं आ रहा है, कुछ ट्यूब में ब्लॉकेज है। ऐसी कंडीशन में भी अगेन हम लोग IVF की हेल्प ले सकते हैं। एक हमारा प्रोसीजर होता है टेसा का, इसमें हम एक नीडल के द्वारा जो भी हमारे रिक्वायर्ड 10-15 शुक्राणु हम लोग निकाल सकते हैं और डायरेक्टली अगेन अंडे में इंजेक्ट कर सकते हैं अपनी ICSI तकनीक के द्वारा। तो इस तरह से ये लोग भी अपने ही स्पर्म से प्रेगनेंसी पा सकते हैं, ये कपल भी। लेकिन अगर नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया और स्पर्म मतलब टेस्टिस में भी नहीं बन रहा है तो ऐसी कंडीशन में डोनर स्पर्म का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये पूरी बात हो गई किस तरीके से फीमेल और मेल को हेल्प की जा सकती है। डॉक्टर नेहा, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या किसी भी कपल के लिए जो निसंतान है, नहीं ट्राई कर पा रहे, नहीं उनका बेबी हो पा रहा है, तो क्या आप उन्हें IVF का जो प्रोसेस होता है वही आप उन्हें सजेस्ट करेंगे? देखिए, हाँ, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन जो कपल्स होते हैं वो उनके माइंड में रहते हैं कि क्या IVF फर्स्ट ऑप्शन है या IVF लास्ट ऑप्शन है। देखिए, इसके लिए ये समझना बहुत जरूरी होगा कि किन कपल्स को IVF कराना है और कब कराना है IVF। अब समझिए कोई ऐसी महिला है जिसने अपना जांच कराया और उसकी दोनों ट्यूब में ब्लॉक आ रही हैं, या उसके अंडे बिल्कुल खत्म है, महीना नहीं हो आ रहा है, या फिर ऐसे पुरुष जिनके शुक्राणु बहुत ही कम है, 1000 में है, लाख में है, या शुक्राणु खत्म है। ऐसे कंडीशन में बेटर है कि वो जितनी जल्दी हो सके IVF से अपनी प्रेगनेंसी ले, क्योंकि IVF जो है अब उसका सक्सेस रेट भी बहुत अच्छा है, वो आम आदमी के 5 में है। बिल्कुल। उसके अलावा ऐसे कपल्स जिन्होंने अपनी जांच कराई और सारी जांचें नॉर्मल है, ट्यूब भी सही है, अंडा भी सही है, सब कुछ, स्पर्म भी है, सब कुछ सही है, या फिर PCOD या एंडोमेट्रियोसिस के पेशेंट है, ऐसे कपल अपना 2 से 3 साल अगर स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट करा चुके हैं, 3 से 4 बार IUI करा चुके हैं,
उन कपल्स को भी समय रहते आईवीएफ के माध्यम से अपनी प्रेगनेंसी ले लेनी चाहिए। सही समय पे सही पद्धति का यूज करेंगे तो संतान प्राप्ति का सुख का चांस ज्यादा हो पाएगा। अभी डॉक्टर शिखा मैम ने बात करी अभी पीसीओडी की, ये आजकल जो फीमेल्स हैं उनमें बहुत ज्यादा जो क्वांटिटी है इसकी बढ़ गई है, पीसीओडी के केसेस भी बहुत ज्यादा बढ़ गए, लेकिन स्टिल बहुत सारे लोगों को नहीं पता पीसीओडी होता क्या है। तो ये होता क्या है ये पीसीओडी बेसिकली? देखिए जो पीसीओडी है इसका मतलब है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। ये एक तरह का हार्मोनल डिसबैलेंस है और ऐसी कंडीशन में प्रॉब्लम क्या आती है हमारी कि अंडे या तो बन नहीं रहे हैं, बढ़ नहीं रहे हैं, या अपने मैच्योर होके अंडाशय से निकल नहीं रहे हैं, मतलब कि ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है, इस तरह की प्रॉब्लम आती है। तो ऑफ कोर्स प्रेगनेंसी के लिए दो ही चीजों की जरूरत है, स्पर्म और एग। अगर वो साथ में मिल नहीं रहे हैं तो फिर ऑफ कोर्स प्रेगनेंसी ऐसे कपल्स को होने में दिक्कत होगी। हाँ, पीसीओएस की कंडीशन में और भी इसके साथ में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे कि पेशेंट को इरेगुलर पीरियड्स हो सकते हैं, उसको बहुत ज्यादा एक्ने यानी कि मुहासे हो सकते हैं, उसको हर्सुटिज्म हो सकता है, चेहरे पे बहुत सारे बाल हो सकते हैं, बॉडी पे बहुत सारे बाल हो सकते हैं, और तरह का अगेन इनफर्टिलिटी इज आल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स जो पीसीओएस की फीमेल्स में रहता है। बिल्कुल। डॉक्टर नेहा, आजकल जो लाइफस्टाइल है इस तरह के हो गया है कि फीमेल्स को 40 की एज से कम में ही पीरियड्स होने बंद हो जाते हैं, तो ऐसे में उनकी प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस में किस तरह की दिक्कत आ पाएंगी जो इतनी कम एज में जिनको पीरियड्स बंद हो गए हैं? देखिए ऐसी बहुत सारी महिलाएं होती हैं जिनकी 40 से पहले ही जो है पीरियड्स बंद हो चुके हैं। तो पीरियड्स बंद हो चुके हैं यानी कि अंडे उनके कहीं ना कहीं खत्म हो चुके हैं, उनका ओवेरियन रिजर्व खत्म हो चुका है। ऐसे इस कंडीशन को हम प्रीमेच्योर मेनोपॉज या प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर कहते हैं। अब इसके लिए सबसे पहले तो इसके कारण का पता लगाना हो सकता है। सबसे पहले तो उसमें कोई जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज हो सकती है, जेनेटिक सिंड्रोम्स होते हैं जिसमें ये अंडे जो है समय रहते खत्म हो जाता है, या फिर उनका रिजर्व शुरू से ही कम मिला है और जल्दी अंडे खत्म हो गए हैं इसलिए उनके जो है प्रॉब्लम है। सकता है कोई रेडिएशन कभी कोई कैंसर का ट्रीटमेंट चला हो उस वजह से हो सकता है। तो इन सभी कंडीशन में उनके अंडे जो है समय से पहले खत्म हो जाता है तो महीना बंद हो जाता है। तो उस कंडीशन में ये अब क्या कर सकते हैं इस कंडीशन में? तो उस कंडीशन में हम ये कर सकते हैं कि अगर लिमिटेड एग्स हैं बचे हुए तो जितना जल्दी हो सके आईवीएफ के माध्यम से उन एग को यूटिलाइज करके हम प्रेगनेंसी ले सकते हैं, क्योंकि आईवीएफ में और पद्धति द्वारा आईवीएफ का सक्सेस रेट ज्यादा अच्छा है। हाँ। तो अपने एग्स को वहां खर्च करें जहाँ पे सक्सेस रेट ज्यादा अच्छा है। उसके अलावा अगर अंडे बिल्कुल ही खत्म है तो वो डोनर एग की मदद से भी मां बन सकते हैं। डॉक्टर शिखा, ये बहुत जरूरी है कपल्स को जानना कि उनके किस स्टेज में आके उन्हें समझ में आ जाए कि अब नहीं वो लोग कंसीव कर पा रहे हैं तो उन्हें आईवीएफ का ट्रीटमेंट लेना चाहिए। तो कैसे उन कपल्स को पता चल सके कि अब वो टाइम है कि उन्हें आईवीएफ का सहारा लेना चाहिए? देखिए जैसा कि डॉक्टर नेहा ने पहले भी बताया, मेरे हिसाब से कोई भी कपल अपना 2, 3, 4 साल तक उसने स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट लिया है, ओव्यूलेशन इंडक्शन की अपनी दवाइयां खाई हैं, आईयूआई 3 से 4 बार ट्राई किया है और ऐसे में उसको सफलता नहीं मिली है, तो यही समय है, सही समय है जब उन्हें जल्दी से बिल्कुल बिना झिझके आगे बढ़ के आईवीएफ को अपनाना चाहिए। क्योंकि स्टैटिस्टिकली भी आईवीएफ के जो सक्सेस रेट्स हैं, जितना ज्यादा यंग आपकी एज है उतने ज्यादा सक्सेस रेट्स हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे महिलाओं के अंडों की और पुरुष के स्पर्म्स की क्वालिटी भी धीरे धीरे डिक्रीज होती जाती है। एंड रिसर्च के हिसाब से जो हमारे आईवीएफ के सक्सेस रेट्स हैं वो डिक्रीज होते चले जाते हैं। तो जब अगर आपका स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट से प्रेगनेंसी नहीं लग रहा है, आपने काफी ट्राई कर लिया है, तो जल्दी से जल्दी आईवीएफ की तरफ बढ़ना ही बेस्ट ट्रीटमेंट है। डॉक्टर नेहा, मैं आखिरी सवाल ये जानना चाहूंगी कि क्या आईवीएफ ट्रीटमेंट के बाद नॉर्मल प्रेगनेंसी कंसीव की जा सकती है या नहीं की जा सकती है? हाँ, ऐसा हो सकता है कि किसी कपल ने अपना आईवीएफ कराया है। हाँ, अगर किसी भी महिला का ट्यूब खुली हुई है, एक भी ट्यूब खुली हुई है, उसके अंडे बन रहे हैं और हस्बैंड के शुक्राणु बन रहे हैं, तो दो उनका आईवीएफ फेल हो चुका हो लेकिन वो नेचुरल प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर सकते हैं। हमारे पास भी बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं, खासकर जो अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी के पेशेंट होते हैं, मतलब जिनकी सारी जांचें सही होती हैं, बस वो अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी की वजह से अपना आईवीएफ करा रहे हैं। वो अगर उनका एक आईवीएफ फेलियर हो भी जाता है तब भी वो अपने स्वाभाविक प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर सकते हैं। हो सकता है। उस समय पे बस उनको थोड़ा लाइफस्टाइल फैक्टर का ध्यान रखना है कि उनको अपना लाइफस्टाइल इंप्रूव करना है, हेल्दी डाइट लेना है, एक्सरसाइज करना है, फॉलिक एसिड और विटामिन सी का इंटेक बढ़ाना है।
खाने पीने का, हाँ, खाने पीने का ध्यान देना है और ट्राई कर सकते हैं। और ऐसा कई इंसिडेंट्स हुए हैं जब आईवीएफ के बाद भी लोग हताश हो गए, उसके बाद ट्राई किया, नेचुरली हो गया। नेचुरल कंसीव होने तो उनसे कर ली। तो देखा आप लोगों ने कि किस तरह से एक आईवीएफ ट्रीटमेंट, एक छोटा सा ट्रीटमेंट जो बहुत ज्यादा कॉस्टली भी नहीं है, वो आपके घर में छोटे बच्चों की जो किलकारियां हैं उन्हें वापस से लेके आ सकता है। तो आज मैं अपनी दोनों डॉक्टर नेहा और डॉक्टर शिखा, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ। आप लोगों ने हमारे जो दर्शक हैं उन्हें पूरा ये आईवीएफ के बारे में इतने अच्छे से जानकारी उन्हें समझाई है। अगर आपके पास अभी भी अगर कोई सवाल है जो आप डॉक्टर नेहा या डॉक्टर शिखा से जानना चाहते हैं, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 7230062728 पर कॉल कर सकते हैं और सीधा अपने सवाल हमसे जान सकते हैं। और साथ ही अमर उजाला .com के फेसबुक पेज को लाइक एंड शेयर करना